Hello students, today we are here with our next topic that is adding manure and fertilizer. ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का कि कैसे सॉइल को लूज करते हैं, लूजनिंग प्रोसेस क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, फिर उसमें सीड को कैसे हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना सॉइल में, ठीक है, फॉर प्लांट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। देखो क्या दिया हुआ है, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर। जो सब्सटेंस सॉइल में ऐड किए जाते हैं किस फॉर्म में, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, और किस लिए, फॉर हेल्दी ग्रोथ, मतलब उसके हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी सब्सटेंस यूज किए जाते हैं न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मैन्यूर और फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो जो सॉइल होता है वो क्या करता है कि जो भी प्लांट, क्रॉप प्लांट जो लगे होते हैं जिस भी क्रॉप फील्ड में, उसमें से जो सॉइल होता है वो क्या करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है प्लांट को। ठीक है, दिस न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जो ये न्यूट्रिएंट होते हैं जो सॉइल के थ्रू प्लांट में सप्लाई होते हैं, वो प्लांट के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, मतलब इसेंशियल होते हैं। क्या है, इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। क्या होता है कि कुछ ऐसे जगह होते हैं, कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि एक मतलब क्रॉप फील्ड है, उस क्रॉप फील्ड पर बार बार क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं, मतलब एक के बाद एक क्या करते हैं कि वहां पर खेती करते हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, मतलब एक के बाद एक उस पे क्रॉप उगाए ही जा रहे हैं, वहां पे क्रॉप का प्रोडक्शन हो ही रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि कभी जो वो जगह है, वो एरिया है, अनकल्टिवेटेड नहीं रह पाता। तो इसमें एक सिचुएशन अब देखो क्या है कि इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट। अब जब बार बार वहां से देखो कहीं एक, मतलब मान लो कोई भी जगह है, अब वो मान लो ये फील्ड है, यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल्स, जो भी मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट है, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट में। और वो क्या होता है कि वहां पर बार बार क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, तो वहां से न्यूट्रिएंट का जो है अमाउंट क्या होगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है प्लांट जो उगते जा रहे हैं वो क्या करेंगे, उनको तो न्यूट्रिएंट का जरूरत होता ही है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो अब देखो क्या है, कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक अ सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। मतलब कि बार बार मतलब कॉन्टिन्यूअसली कल्टीवेशन जब होता है क्रॉप का उस एक प्रॉपर प्लेस पे, तो इसके वजह से क्या होता है, सॉइल को क्या कर देता है, न्यूट्रिएंट पुअर कंटेंट हो जाता है, मतलब वहां पे जो न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट होता है वो वहां पे उसका क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। इस वजह से जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्यूर्स टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। इस वजह से जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, मैन्यूर्स को फील्ड में डालते हैं, मैन्यूर्स को ऐड करते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट की जो है मिट्टी में, सॉइल में जो है कमी ना हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग, मतलब कि सॉइल में मैन्यूर को ऐड करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मैन्यूरिंग। ठीक है, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। जब मतलब इम्प्रॉपर मतलब कभी ऐड किया कभी नहीं किया, मैन्यूर प्रोवाइड किया सॉइल में कभी नहीं किया, तो इस तरह में क्या हो जाएगा कि अब प्रॉपरली जो है न्यूट्रिएंट प्लांट को नहीं मिलेगा, तो उसके वजह से प्लांट जो डेवलप होंगे वो किस तरह के होंगे, वीक प्लांट होंगे, मतलब उसकी जो क्वालिटी होगी अच्छी नहीं होगी, कम, प्लांट भी कमजोर रहेंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई वी हैव टू ऐड मैन्यूर प्रॉपरली एंड टाइम टू टाइम इन द सॉइल। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैन्यूर क्या है। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। जो मैन्यूर होता है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। और कहाँ से वो हमें मिलता है, फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, मतलब जो एनिमल्स का जो वेस्ट होता है या फिर प्लांट के जो भी रिमेनिंग पार्ट होते हैं उनके डिकम्पोजिशन प्रोसेस से हमको क्या मिलता है, मैन्यूर मिलता है। देखो जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक जगह पे बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं, फिर वहां पर क्या करते हैं कि हमेशा जो भी प्लांट का हो या फिर मतलब जो भी प्लांट की जो पत्तियां हो गई, सूखे पत्ते हो गए या फिर टहनी कभी कभी टूट जाती है, ये सब क्या करते हैं उसी मतलब गड्ढे में डालते हैं। जो भी एनिमल वेस्ट हो गया, जैसे काउडंग केक हो गया, ये सारे मतलब एनिमल वेस्ट को भी क्या करते हैं वहां पर डाल देते हैं। प्लांट के वेस्ट में भी आ जाएगा, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, ये सब क्या हो गया उसी डंपिंग साइट में डाला जा रहा है प्रॉपरली, और उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है फॉर टू डिकम्पोज इट, ठीक है। देखो फिर क्या होता है, द डिकम्पोजिशन इज काउज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कुछ जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूर। और जो डिकम्पोज्ड मैटर, जो मतलब डिकम्पोज्ड हमको जो रिजल्ट मिलता है, जो भी रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सॉइल के लिए भी। अगर सॉइल में ऐड कर दिया गया तो उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि वो इको फ्रेंडली होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैन्यूर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाए तो बेनिफिशियल रहेगा सॉइल के लिए भी, फॉर वाटर के लिए भी यूज रहेगा, वाटर पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल प्रोसेस से बना होता है, केमिकल होते हैं एक तरीके से, और वो क्या होते हैं कि एक पार्टिकुलर तरह का न्यूट्रिएंट होता है, एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट को कंटेन करते हैं। और क्या होता है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। अब हम लोग ये भी समझेंगे इस टॉपिक में कि वो कैसे मैन्यूर से डिफरेंट होते हैं, मतलब फर्टिलाइजर्स मैन्यूर से कैसे डिफरेंट होते हैं। देखो जो फर्टिलाइजर्स होता है आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, मतलब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हो गए उसके, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। एनपीके होता है उसमें तीनों चीजें रहती हैं, नाइट्रोजन भी रहता है, फॉस्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, ठीक है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप्स सच एज वेट, पैडी एंड मेज। मतलब कि जो फर्टिलाइजर्स जब फार्मर्स के द्वारा यूज किया जाता है तो क्या होता है कि वो हेल्प करता है बहुत अच्छी क्वालिटी के क्रॉप को डेवलप करने में, ठीक है। जैसे कि गेहूं हो गया, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन इसमें भी एक क्या है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हम फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो क्या होगा, सॉइल जो है धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो कम होती जाएगी। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम एन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने अभी बताया जब मैं मैन्यूर के बारे में डिस्कस कर रही थी, क्या कि मैन्यूर जो है ऑर्गेनिक होते हैं और उनके यूज से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन फर्टिलाइजर जो है वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, और उसको ज़्यादा यूज करने पे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो भी कम होगी। उससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन का एक तरीके से वो सोर्स हो जाता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्यूर। हमें क्या करना चाहिए कि जो फर्टिलाइजर्स है उसको
ऑर्गेनिक जो मैन्यूर जो बनता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस से, एनिमल और प्लांट वेस्ट से, उसके साथ उसको ऐड करना चाहिए, मतलब उसको मिला करके फिर सॉइल में छिड़क देना, मतलब सॉइल में, मतलब क्रॉप फील्ड में डाल देना चाहिए। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। और फिर क्या करना चाहिए कि जो फील्ड में, जिस फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन मान लो एक बार हुआ, तो मतलब कॉन्टिन्यूसली बहुत दिनों से होते जा रहा है, तो उसमें फर्टिलाइजर के साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्यूर ऐड करके उस सॉइल में ऐड कर दो। फिर उसको 2 क्रॉप के लिए, मतलब जब 2 सीजन के लिए, जिसमें कि मान लो एक बार वेट, जब गेहूं उगता है उस समय उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दो। फिर दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप भी जब होता है तो उस सीजन में भी उस फील्ड को क्या कर दो, अनकल्टिवेटेड छोड़ दो। तो इसके वजह से क्या होगा, जो सॉइल है फिर से फर्टिलिटी को रीगेन कर लेगी, फिर से अपना उपजाऊ, जो भी उपजाऊ क्षमता होती है उसको क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है। द यूज ऑफ मैन्यूर्स इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो मैन्यूर है उसके यूज से क्या होता है कि सॉइल की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब जो पानी जो है बहुत देर तक सॉइल में रह सकता है। सो इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। और इसमें एक और भी प्रॉपर्टी क्या है कि जो मिट्टी है उसको, जब वो मिट्टी में ऐड होगा मैन्यूर, तो उसके उसके जगह, मतलब उसमें क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को भी प्रोवाइड करेगा सॉइल में। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। देखो, और एक दूसरा मेथड क्या है, एक तो मतलब फर्टिलाइजर मैन्यूर को ऐड करना, वो हो गया। दूसरा मेथड ये है कि क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। ये क्या है, ये इसमें ये प्रोसेस होता है कि अलग अलग तरह के क्रॉप को अलग अलग सीजन में उस फील्ड में, क्रॉप यील्डिंग फील्ड में मतलब डेवलप किया जाता है, ठीक है। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड वेट इन द नेक्स्ट सीजन। मतलब कि नॉर्दर्न इंडिया में जो है फार्मर्स क्या करते हैं कि मतलब एक सीजन में लेग्यूम्स एज अ फूडर मतलब डेवलप करते हैं, फिर दूसरे सीजन में वेट को डेवलप करते हैं। दिस हेल्प इन द रेप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। ये क्या करता है कि जो भी सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है ये मेथड, क्रॉप रोटेशन मेथड। मतलब क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन में, एक रोटेशन मतलब क्या होता है कि घूमना, ठीक है। तो क्या होगा कि एक सीजन में दूसरा क्रॉप उगाए, फिर दूसरे में, फिर क्या होगा कि फिर दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप उस फील्ड में डेवलप मतलब उगाया गया। तो इस वजह से क्या होता है कि सॉइल जो है उसमें न्यूट्रिएंट का जो भी कंटेंट होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। और सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी भी जो है वो मेंटेन करके रखती है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इस वजह से फार्मर्स को इस प्रॉपर्टी के बारे में हमें अवेयर कराना चाहिए। देखो आगे क्या है, प्रीवियस क्लास में एक पढ़ा होगा, सबने डिस्कस किया होगा इसके बारे में, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है कि these are present in the nodules of the roots of leguminous plant। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में प्रेजेंट रहता है। और ये क्या करता है कि दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये हेल्प करता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये हेल्प करता है कि जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है उसको क्या करता है, अब्जॉर्व करके सॉइल में यूजेबल फॉर्म में रिलीज कर देता है, जिससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है मेंटेन रहती है। अब हम लोग देखेंगे कि मैन्यूर का एडवांटेज क्या है और फर्टिलाइजर और मैन्यूर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलो देखते हैं, पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। देखो क्या है, फर्टिलाइजर जो है इज मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। मतलब
ये मैनमेड तो है, लेकिन ये क्या है, ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। लेकिन मैन्यूर क्या है, इज अ नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल है। हम लोग इसको किससे ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेनिंग बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। मतलब कि एनिमल वेस्ट से और प्लांट के बचे कुचे पार्ट से हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अब देखो सेकंड में क्या है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहाँ प्रिपेयर होता है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है। लेकिन मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्यूर को हम लोग एक खुले जगह पे भी मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मतलब जो फर्टिलाइजर है सॉइल में कोई भी ह्यूमस को सॉइल में ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है। लेकिन मैन्यूर जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जो कि क्रॉप के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए और सॉइल के फर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। लेकिन जो फर्टिलाइजर है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट न्यूट्रिएंट को कंटेन करता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। लेकिन उसके कंपेरिजन में जो मैन्यूर है, मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। मतलब फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में मैन्यूर में जो है न्यूट्रिएंट जो है कम अमाउंट में पाया जाएगा। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि मैन्यूर का क्या एडवांटेज हो सकता है मैन्यूर को सॉइल में ऐड करने से। देखो क्या है एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक मैन्यूर है वो समझा जाता है फर्टिलाइजर से बेटर। क्यों? इट इनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सॉइल। मतलब सॉइल में जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाता है, ठीक है, ताकि जो सॉइल में जो है बहुत देर तक पानी जो है रुका रहे। इट मेक्स द सॉइल porous ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। मतलब ये क्या करता है कि सॉइल में मतलब पोरस नेचर, मतलब जो है कि जैसे ये सॉइल है ये बहुत ज्यादा कड़ा है, लेकिन एक सॉइल जो है बहुत ज्यादा ढीला है। तो ढीले मिट्टी मतलब मिट्टी जब ढीली रहेगी तो उसके वजह से क्या होगा कि जो भी मान लो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन एयर से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके फिर सॉइल में छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये क्या करता है मैन्यूर जब हम सॉइल में ऐड करते हैं तो पोरस नेचर प्रोवाइड करता है, और जिसके वजह से गैसेस जो हैं इजीली सॉइल में आ सकते हैं और फिर जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी रूट से जा सकता है, तो इसके वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी इन द थ्रू द सॉइल ऑल्सो। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मतलब कि जो मैन्यूर जो है ये क्या करता है कि जो माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोब्स मतलब जो कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके फिर उसको सॉइल में जो रिलीज करते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके लिए क्या होता है ये फ्रेंडली नेचर का होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है उनके भी नंबर को बढ़ाता है। फिर चौथा क्या है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। मतलब ये क्या करता है कि ये सॉइल के क्वालिटी को भी, ये क्या हो गया कि इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, मतलब कि ये सॉइल की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। तो ये क्या हो गए हमारे चार, मतलब और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बट हम लोगों ने अभी 4 एडवांटेज पढ़ा मैन्यूर का कि ये बहुत एक तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, इरिगेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इरिगेशन प्रॉपर्टी क्यों जरूरी होता है प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको मतलब उनके लिए, उनको जीने के लिए क्या जरूरी है, पानी भी बहुत जरूरी होता है। फूड के साथ साथ जो वाटर भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है, पानी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए, ताकि प्रॉपरली किसी भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रॉपरली डेवलपमेंट हो और ग्रोथ हो। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। जो पानी है प्लांट में कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, रूट्स से। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। देखो जो पानी है प्लांट के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है,
कि पानी के साथ साथ जो प्लांट है वो क्या करता है, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी क्या करता है अपने में, मतलब खुद प्लांट क्या करता है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे क्या है, प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। जो प्लांट होता है कितना परसेंट वाटर को कंटेन करता है, 90%। सो दैट वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अब हम लोग जब जानते हैं कि 90% वाटर जो होता है प्लांट के लिए जरूरी होता है इसके डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, इसके ग्रोथ के लिए, तो जब सीड डाला जाता है, सॉइल में ऐड किया जाता है, तो उसमें हम एक चीज कह सकते हैं कि जब भी मतलब सूखा ड्राई कंडीशन अगर वहां पे रहा, मतलब पानी प्रॉपरली नहीं दिया गया, तो क्या होगा, सीड का जो है जर्मिनेशन प्रोसेस नहीं होगा। सो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू प्रोवाइड properly water to the seeds. Okay, nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो वाटर है उसके साथ साथ क्या होते हैं, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट के पार्ट में। ठीक है, तो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है प्लांट के लिए भी। ठीक है, देखो जो वाटर है उसकी एक और भी प्रॉपर्टी क्या है प्लांट के लिए, कि ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। मतलब पानी अगर प्रॉपर अमाउंट में प्लांट के पास है तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा ठंडी से भी प्रोटेक्ट करेगा, और बहुत गर्म हवा भी जब चलती है, गर्म हवाएं जब चलती हैं, उससे भी क्या करता है, पानी जो है प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। देखो, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। देखो, जो सॉइल में जो मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर कंडीशन, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किस लिए, फॉर हेल्दी ग्रोथ, फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। मतलब कि बहुत अच्छा, मतलब एक हेल्दी क्रॉप के ग्रोथ के लिए फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इस वजह से जो भी जहां भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप्स कल्टीवेट हो रहे हैं, वहां पर क्या है, पानी जो है रेगुलरली वहां पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और देखो क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब कि जो पानी का जो सप्लाई है क्रॉप्स में एट रेगुलर, मतलब कि रेगुलरली, मतलब एक प्रॉपर इंटरवल पे जो है पानी क्रॉप्स को दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो है इसके साथ साथ जो है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ये भी बहुत जरूरी होता है हमें जानना कि किस क्रॉप के लिए कितना अमाउंट में पानी चाहिए, कितने टाइम के इंटरवल पे हम उसको पानी, मतलब वहां पे पानी हम उस क्रॉप को प्रोवाइड करें। और सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, मतलब कि टाइम भी वेरी करता है, क्रॉप के अकॉर्डिंग भी ये भी डिपेंड करता है कि कितना पानी चाहिए, सॉइल के भी अकॉर्डिंग किस सॉइल में कितना पानी हम किस क्रॉप को देंगे। सीजन में भी होता है कि मान लो ठंडे का सीजन है तो हमें कितना पानी देना चाहिए, गर्मी का सीजन है तो हमें कितना पानी देना चाहिए क्रॉप को या फिर किसी भी प्लांट को। तो ये जो है सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब पानी का जो सप्लाई है क्रॉप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमें साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि उस प्लांट को, उस क्रॉप को कितने अमाउंट में, कितने क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है। देखो, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जो पानी का कंटेन होता है, पानी का जो अमाउंट होता है प्लांट के लिए, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, इसलिए क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स, कि जो भी इवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है, मतलब कि लिक्विड स्टेट से गैसियस फॉर्म में होना, या फिर एक तरीके से इवेपोरेट हो जाना, मतलब उड़ जाता है। तो क्या है कि ये बहुत गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा होता है इवेपोरेशन प्रोसेस, क्योंकि सनलाइट जो है बहुत तेजी से बहुत ज्यादा गर्म होती है, गर्म हवाएं भी चलती हैं। तो ये क्या है, इस वजह से जो है पानी का जो है कंटेंट ज्यादा होना चाहिए गर्मी के दिनों में। चलो
आगे देखते हैं हमारा क्या है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। मतलब कि वेरियस सोर्स कौन कौन से सोर्स होते हैं इरिगेशन प्रॉपर्टी के लिए, हम लोग वो देखेंगे। देखो क्या क्या आ गया सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। मतलब कि बहुत सारे सोर्स हैं जहां से इरिगेशन के लिए पानी आ सकता है। मतलब इरिगेशन में ऑल ओवर हमने क्या पढ़ा, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल। मतलब कि पानी का जो है सप्लाई पौधों में एक समय अनुसार, एक समय के अनुसार, समय समय पर वहां पे पानी देना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो उस इरिगेशन प्रोसेस के लिए कौन कौन से सोर्स हैं, क्या है, वेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, मतलब तालाब हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गया, डैम्स हो गया, बहुत सारे, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारे जगह क्या हो गए, सोर्सेज हो गए इरिगेशन के लिए। अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं क्या है। बुक में देखो, बुक में देखोगे तो बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं। पेज नंबर 8 में जो है बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं, लाइक चेन पंप, ढेकली, राहत, मतलब ये सारे मोड जो हो गए, ये सारे फिगर्स को देखना और हम लोग इस चीज को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ट्रेडिशनल मोड मेथड्स ऑफ इरिगेशन में ये आता है, ये क्या चीज होता है, हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, द वाटर अवेलेबल्स इन वेक्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। जो है पानी जो है कहाँ कहाँ, मतलब बहुत जगह पे अवेलेबल है, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में। तो जो है पानी है कहाँ अवेलेबल है, वेल्स में हो, कुएं में हो, लेक्स में हो या फिर कैनाल्स में हो, तो उसको डिफरेंट मेथड से उसको निकाला जाता है अलग अलग जगहों पे, ताकि फील्ड्स में, मतलब क्रॉप फील्ड में पानी को जो है पानी जो है प्रोवाइड किया जा सके। देखो, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। मतलब जो है या तो पशुओं का भी यूज किया जाता है, या फिर जो है आदमी भी, मतलब ह्यूमन लेबर भी वर्क, मतलब ह्यूमन लेबर मतलब होता है कि आदमी जो काम कर रहा होता है उसमें जो मेहनत लगती है, उनके द्वारा भी इन पानी को निकाला जाता है फॉर द इरिगेशन प्रोसेस। ठीक है, सो दीज मेथड्स आर चीपर। लेकिन जो ये मेथड है बहुत ही सस्ता होता है। मतलब मान लो और भी जो भी हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन प्रोसेस के लिए, इरिगेशन मेथड, उसके कंपैरिजन में ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन जो है बहुत सस्ता होता है, बट लेस एफिशिएंट। लेकिन जो उसकी एफिशिएंसी होती है, उसका जो क्या बोलते हैं, प्रभाव होता है, वो थोड़ा कम होता है। क्योंकि अब आदमी कितना मेहनत कर रहा है, मतलब मेहनत कर रहा है, एक बार थक भी जाता है। एज कंपेयर विद द मशीन्स, ह्यूमन लेबर तो इज लेस। मतलब मशीन को और ह्यूमन के काम को अगर दोनों को कंपेयर करो तो दोनों में डिफरेंस आता ही आता है। सो दैट्स वाई इट इज लेस एफिशिएंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड हो गए। मोट मतलब पुली सिस्टम आ गया, हम लोग इसमें देखे हैं। मोट ये जो है कि चेन से क्या करते हैं लोग, खींचते हैं पानी को। फिर हो गया चेन पंप, मतलब पंप लगा होता है। चेन पंप में क्या है कि चलते रहा, मतलब उसको चलाया जाता है और फिर क्या होता है कि नीचे जाकर के बाल्टी से फिर पानी आता है। बहुत सारे ऐसे लगे होते हैं बाल्टी जैसे, जब वो नीचे जाता है तो वहां से पानी भर के लाता है कुएं से या फिर पॉन्ड से, और फिर क्या होता है कि वो बाहर निकलता है, वो पानी बाहर निकल के खेतों में जाता है। चलो अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं। देखो, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आ गए स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ये सारे क्या हो गए, मॉडर्न मेथड में आ जाते हैं। इस चीज को हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मतलब ये जो मॉडर्न मेथड इरिगेशन के लिए होता है, वाटर प्रोवाइड करने के लिए फील्ड में, ये इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति पे भी डिपेंड करता है। जिसके पास पैसे हैं वो इस चीज को लगवाएगा। लेकिन एक तरीके है कि एक बार लगा दिया गया तो
ये बहुत सारी चीज़ों को ह्यूमन लेबर को भी कम करेगा। मतलब एक बार फिक्स कर दिया गया तो वहाँ पे क्या है कि प्रॉपरली हमेशा वैसे ही मशीन स्टार्ट कर दो, फिर पानी फील्ड्स में मतलब क्रॉप फील्ड में वहाँ पे प्रोवाइड ऑटोमेटिकली होते रहेगा। इसमें क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम पहला है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल और ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल है हर जगह के लिए, लेकिन वहाँ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल है जहाँ पे पानी बहुत मतलब पानी का जो कंटेंट है, पानी जो है बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। देखो क्या होता है परपेंडिकुलर पाइप में, एक पाइप से देख रहे हो, यहाँ पे मान लो ये कुआं है, यहाँ पे एक मशीन लगा हुआ है, ये स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके ये पाइप के थ्रू क्या होता है, जब मशीन स्टार्ट होता है तो इस पाइप के थ्रू पानी आना स्टार्ट होता है, और यहाँ से होते होते ये पाइप्स जो है प्रॉपर प्लेस पे यूनिफॉर्म डिस्टेंस मतलब एक डिफाइंड इक्वल डिस्टेंस पे ये पाइप्स क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ लगा है, फिर यहाँ से ये पाइप दूसरे पाइप से डोनेट का मतलब एक जो है यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे, एक इक्वल डिस्टेंस पे पूरे फील्ड में फिक्स रहता है। ठीक है, और ये पाइप देखो, ये ऊपर से यहाँ से ये पाइप जा रहा है लंबा एक एक रो में, तो इस रो में जा रहा है, तो यहाँ से एक थोड़ा सा डिस्टेंस पे आगे करके ऊपर से एक फवारा जैसा पानी, एक फवारा जैसा ऐसे करके पानी निकलता है। स्प्रिंकल, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना। ठीक है, तो छिड़कने वाले मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम समझ गए कि वहां पे क्या होता है, पानी की छिड़काव होती है और बहुत अच्छे से होता है। वहां पे आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर अमाउंट में, एफिशिएंट अमाउंट में जो है पौधों को पानी भी मिल जाता है, और वो पौधे क्या होते हैं, अच्छे से डेवलप भी करते हैं। देखो दिया है द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, मतलब वहां पे जो तो जहां से पानी जो है स्प्रिंकल कर रहा होता है, वहां पे जो क्या है ऊपर में जो नोजल्स होते हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है, आर ज्वाइंड इन द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब कि वो जो भी पाइप्स हैं वो क्या है, एक रेगुलर इंटरवल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, और जब पानी जो है मतलब स्टार्ट किया जाता है मेन पाइप से, तो वो क्या होता है कि पंप के हेल्प से पानी जो है मेन पाइप से क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है। बाय स्टार्टिंग द मशीन इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, जब पानी जो है मेन पाइप से होते हुए वो छोटे छोटे पाइप्स तक जाता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो मतलब जहां से मतलब पानी स्प्रिंकल होता है वो नोजल तक पहुंचता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, मतलब उस वो जो है स्प्रिंकल इस तरीके होता है जैसे कि मतलब पौधे के ऊपर बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल, बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल कहाँ होता है, जहाँ लॉन्स मतलब छोटे छोटे घास लगे होते हैं, हरा हरा घास, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। अब मान लो कि एक प्रॉपर अमाउंट में ऐसे पानी का बहाव हो गया तो क्या हुआ, वहाँ कीचड़ हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में, जैसे फुहार जैसे होता है ना कि पानी थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रॉपर प्लेस पे प्रोवाइड कर दिया गया, जिससे कि पौधे जो है हरे भी रहेंगे और अच्छा भी लगेगा, ज़्यादा कीचड़ मतलब कीचड़ नहीं होगा, एक प्रॉपर अमाउंट में पानी पौधों को मिल जाता है। कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए भी ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्रिप सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें क्या है, ड्रिप सिस्टम में मतलब ड्रिप मतलब ड्रॉप एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो पानी जो है ड्रॉप बाय मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है, रूट्स के पास एकदम डायरेक्टली प्लांट के रूट के पास ये डाला जाता है, मतलब पहुंचता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। अब ये ड्रॉप वाइज पानी जो है रूट के पास पहुंचता है, इस वजह से क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट। ये बहुत ज्यादा इफेक्टफुल कहाँ होता है, जहाँ पे फलों का पौधा लगा होता है वहां पर, या फिर गार्डन्स में, मतलब जहाँ बागीचा लगा होता है, या फिर पेड़ों में भी
मतलब वहां पे डायरेक्टली रूट के पास ही पानी छोड़ेगा। ठीक है, वहां पे पाइप लगे होते हैं, वहां पे जाकर के डायरेक्टली रूट के पास पानी जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, मतलब जो है पानी का जो है वेस्ट पानी जो है पानी वेस्ट नहीं होगा। इट इज बोन इन द रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, वहां पर भी बहुत अच्छे अमाउंट में यूज किया जा सकता है। प्लांटेशन प्रॉपर्टी भी की प्लांटेशन भी हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन भी हो सकता है, जहाँ पानी की मात्रा जो है कम है वहां भी हो सकता है। लेकिन जब ये भी सिस्टम है कि मान लो जहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी अवेलेबल है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पानी को वेस्ट करेंगे, वाटर वेस्ट करेंगे, नहीं। ये हर जगह के लिए जो दोनों मेथड है बहुत ज्यादा इफेक्टफुल है, बेनिफिशियल है, टाइम को भी बचाता है, टाइम सेव करता है, और वाटर वेस्ट नहीं होता है। जो भी है प्लांट का अच्छे से डेवलपमेंट प्रोसेस भी होता है, क्योंकि मतलब प्रत्येक प्लांट को, हर प्लांट को क्या है, प्रॉपरली वाटर मिल जाता है। ठीक है, सो दैट्स वाई मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन प्रॉपर्टी इज very much beneficial as we compare with the traditional method of irrigation system of crops. अब जो है हम लोगों ने क्या किया, क्रॉप का प्रोडक्शन किया, उसमें इरिगेशन प्रॉपर्टी भी हमने शामिल कर दिया, मतलब पानी भी प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जो वेट्स होते हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो घास होते हैं, कभी वो क्या होते हैं कि क्रॉप के साथ साथ वो भी उगाते हैं। तो उससे हम अपने क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये भी हम लोग को जान लेना जरूरी होता है। देखो क्या है, इन फील्ड्स मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। क्या होता है कि जो फील्ड में है बहुत सारे अनडिजायरेबल, जिसको आदमी नहीं चाहता है, मतलब कंसीडर नहीं करता है, वो सारे प्लांट क्या होते हैं, नेचुरली ग्रोन आउट हो जाते हैं फील्ड में, किसके साथ, क्रॉप के साथ। तो इस तरह के क्रॉप को हम क्या कहेंगे, दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वेड्स। इस तरह के अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, वेड्स कहते हैं। ठीक है, द अनवांटेड प्लांट्स विच इज ग्रोन आउट विद द क्रॉप इन द फील्ड इज कॉल्ड वेड्स। देखो जो वेड्स हैं, इससे हम लोग को प्रोटेक्ट करना होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखो क्या है, द रिमूवल ऑफ वेड्स इज कॉल्ड वेडिंग, मतलब कि जब हम लोग वेड्स को हटाते हैं, ठीक है, वहां से निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेडिंग प्रोसेस कहेंगे। वेडिंग इज नेसेसरी सिंस वेड्स compete with the crop plants for वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। क्या होता है, ये प्रोसेस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो वेड्स हैं, जो अनवांटेड प्लांट हैं, वो क्या करेंगे कि क्रॉप के साथ साथ खुद को भी डेवलप करना चाहेंगे। इसके वजह से क्या होगा कि वो भी जो वाटर प्लांट को, जो मेन क्रॉप को प्रोवाइड किया जाएगा, वो वाटर को भी वो भी यूज करेंगे, न्यूट्रिएंट को भी वो यूज करेंगे, स्पेस को भी यूज करेंगे, और लाइट को भी यूज करेंगे, मतलब जो सनलाइट आएगी। तो इससे क्या होगा, थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इसके वजह से जो मेन क्रॉप है उसके ग्रोथ को अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो अनवांटेड क्रॉप है वो भी क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट, जो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट, वाटर, सनलाइट, जो भी स्पेस है, प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए क्रॉप डेवलपमेंट के लिए, वो क्या करेंगे, वो सारे प्लांट क्या करेंगे, वो सारी चीजों को यूज करना स्टार्ट करेंगे, जिसके वजह से जो मेन क्रॉप है उसके ग्रोथ में क्या होगा, उसके ग्रोथ को क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा। सम वेट्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ ऐसे घास होते हैं, एक तरीके से हम उसको घास ही कहते हैं, कुछ ऐसे वेड्स होते हैं जो कि कब कब इंटरफेयर करते हैं, कब उनका इंटरफेरेंस होता है, हार्वेस्टिंग प्रोसेस के दौरान, मतलब जब क्रॉप्स की कटाई होती है उस समय। क्योंकि वो क्या होते हैं, कुछ कुछ वेड्स होते हैं जो कि बहुत ही पॉइजनस होते हैं, जो कि मतलब किसके लिए बहुत ही पॉइजनस होते हैं, एनिमल्स के लिए भी हो गए, या फिर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि जो मतलब क्रॉप से जो भी यूजफुल मटेरियल निकल जाएगा, कुछ ह्यूमन बींग्स के लिए जो अनाज हो जाता है, और फिर उसके बाद रिमूविंग पार्ट हो जाता है, वो एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके साथ साथ जो है मेन क्रॉप के साथ साथ जो वेड्स, जो पॉइजनस वेड्स जो हैं वो भी आ जाएंगे, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। फार्मर्स जो फार्मर्स हैं अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वेड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। बहुत सारे मेथड को उन्होंने अपनाया कि वेड्स को हटाया जा सके,
उसमें से कुछ है टीलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप्स, हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वेड्स। मतलब कि जब सोइंग प्रोसेस होता है, मतलब जब बीज डाला जाता है खेतों में, उसके पहले क्या होता है कि एक बार फिर से मतलब मिट्टी को ढीला करना, और फिर उसके बाद जो भी वेड्स होते हैं उनको मतलब निकाल देना, रिमूव आउट कर देना, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर मतलब उसमें कुछ दिन सूखने के लिए, कुछ दिनों तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वहां पे कोई भी मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो है डेवलप ना करें। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वेट्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। ठीक है, द बेस्ट टाइम मतलब जो बेस्ट टाइम होता है वेट्स को रिमूव करने का, वो ये होता है कि जब मान लो फ्लावर्स को प्रोड्यूस किया, मान लो फ्लावर लगाया गया, फ्लावरिंग किया गया, या फिर सीड्स को डाला गया, तो उसके पहले उस तरह के वेड्स को, घास फूस को हटा देना ना। मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वेड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। जो मैनुअली जो किया जाता है वो ये है कि मतलब वेड्स को हाथों से हटाना, उसको कट करना ग्राउंड से, फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब टाइमली किया जाता है। किसके द्वारा? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी से ये सब किया जाता है। द सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वेड्स। कुछ सीड ड्रिल भी होते हैं, सीड ड्रिल भी, जिससे क्या किया जाता है कि जो वेड्स हैं उनको हटाया जाता है। देखो, वेड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वेडिसाइड्स। जो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है ताकि अनवांटेड प्लांट्स जो हैं सॉइल में ग्रो नहीं करें, उस तरह के केमिकल को हम क्या कहेंगे? वेडिसाइड्स कहेंगे। लाइक उसमें से कुछ एग्जांपल ये हो गया 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वेड्स। ये इसको क्या किया जाता है कि फील्ड्स में स्प्रे किया जाता है, मतलब स्प्रे किया जाता है ताकि जो भी वेड्स हों या फिर जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रो मतलब इंसेक्ट जो कि मेन क्रॉप को खा रहे होते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनको क्या करने के लिए? मारने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। लेकिन जो वेडिसाइड्स होते हैं वो क्रॉप्स को, जो मेन क्रॉप होता है उसको नहीं डैमेज करते हैं। दिस वेडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद स्प्रेयर। और ये वेडिसाइड्स क्या होते हैं कि वाटर में इसको यूज करने से पहले इसको क्या किया जाता है? पानी में मिलाया जाता है एक प्रॉपर अमाउंट में, और फिर क्या किया जाता है? फिर उसको फील्ड में स्प्रे किया जाता है। मतलब लाइक जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम में होता है ना, स्प्रिंकल किया जाता है, वैसे ही इसको स्प्रे किया जाता है। देखो फिगर में भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? एक फार्मर, एक मैन है, वो क्या कर रहा है? वेडिसाइड को स्प्रे कर रहा है, स्प्रेइंग वेडिसाइड्स। देखो क्या है, ऑलरेडी मेंशन, हम लोगों ने ये ऑलरेडी मतलब ये पढ़ाई कर ली। द वेडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वेड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। मतलब इसको कब स्प्रे किया जाना चाहिए? जब मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब इसका जो है प्लांट का या फिर जो भी क्रॉप है उसका डेवलपमेंट हो रहा हो, और या फिर सॉरी, जो भी वेड्स का जो डेवलपमेंट जब स्टार्ट हो रहा हो उसी समय वेडिसाइड्स को स्प्रे कर दिया जाना चाहिए, या फिर फ्लावरिंग प्रोसेस के पहले। ठीक है, या फिर सीड फॉर्मेशन जो है, जब सीड का फॉर्मेशन मतलब जब स्प्राउट करके बाहर निकल आ रहा हो सॉइल से, उस समय हम लोग को वेडिसाइड्स को स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि अनवांटेड प्लांट्स जो है, सीड का जो ग्रोथ है उसमें कोई अफेक्शन न लाए। ओके, स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। मतलब वेडिसाइड्स को स्प्रे करने से फार्मर्स के हेल्थ को भी अफेक्ट हो सकता है। सो दे, इस वजह से दे यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। इस वजह से उन्हें जो ये केमिकल्स यूज करते समय बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ। उस समय जब स्प्रे कर रहे होते हैं वेडिसाइड्स को जो भी फार्मर, उस समय उनके नाक मतलब नोज और माउथ को कवर कर लेना चाहिए विद अ पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। विद मतलब किससे? एक कपड़े के टुकड़े से, कपड़े से खुद के नोज और माउथ को कवर कर देना चाहिए। कब? ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड्स। Okay, that's all for today, and the next topic we are going to discuss in the next video. That's all for today, and
Please like this channel and subscribe it also for more videos. Okay, that's all. Thank you.